नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आप देख रहे हैं हमारा एक खास न्यूज बुलेटिन 5 शहर 5 खबर। आज 5 शहर और 5 खबर में सबसे पहले बात करेंगे माफिया अतीक के लेडी गैंग और सीक्रेट प्लान में कोड नेम की। फिर दिल्ली के दंगल में कूदे और एक बड़े दिग्गज खिलाड़ी की। उसके बाद निकाय के रण में हारते हाथी और खिलते कमल की। फिर चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां आरक्षण का आराम सरकारी नौकरियों में बड़ा आने वाला है। और आखिर में चलेंगे देवभूमि उत्तराखंड, जहां चारधाम यात्रा में कुछ सवाल विपक्ष के लिए मुद्दा बने हैं। तो सरकार के लिए चुनौती। तो शुरू करते हैं आज का 5 शहर 5 खबर। यूपी की सबसे मोस्ट वांटेड लेडी डॉन शाइस्ता परवीन की मददगार महिला डॉन का चेहरा बेनकाब होने वाला है। दरअसल मुंडी पासी की तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद अब वह पुलिस की नजर से ज्यादा दिन तक नहीं छुप सकती। इससे पहले पुलिस के सामने मुंडी पासी की कोई तस्वीर उपलब्ध नहीं थी, जिसकी वजह से उसे पकड़ पाना मुश्किल था और पुलिस उसे चाहकर भी पकड़ नहीं पा रही थी। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ को 2 महिला बाहुबलियों की तलाश है। इनमें एक माफिया अतीक अहमद की 50,000 की इनामी पत्नी शाइस्ता परवीन है और दूसरी उसकी मददगार महिला हिस्ट्री शीटर मुंडी पासी है। उमेश पाल हत्याकांड में इन दोनों महिलाओं की भूमिका के बारे में एसटीएफ को कुछ अहम जानकारियां मिली हैं। उधर उमेश पाल हत्याकांड में अब एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल माफिया अतीक अहमद ने साबरमती जेल में बंद होने के दौरान अपने भाई अशरफ, बेटे असद और उमेश पाल हत्याकांड में शामिल सभी लोगों को अलग अलग नाम दिए हुए थे। सभी आरोपी फेस टाइम पर कोड नेम से आईडी बनाकर बात करते थे। अब अतीक के शातिर दिमाग के कोड को पुलिस ने डी कोड कर लिया है। सभी आरोपी आईफोन की मदद से फेस टाइम के जरिए इन्हीं कोड नेम का इस्तेमाल कर एक दूसरे से लगातार संपर्क में कर रहे थे, जिसमें खुद माफिया अतीक का कोड नेम बड़े और अशरफ का नाम छोटे था, जबकि असद का कोड नेम था अंश यादव। अतीक गैंग में 2 नए लेडी डॉन का नाम शामिल आया है। माफिया की मिस्ट्री लेडी से पर्दा उठ गया है। मददगार महिला का खुल गया है राज। आपको बता दें, सीक्रेट तरीके से लोग बात किया करते थे और जिसमें कोड नेम दे रखा था, इसके आधार पर बात की जा रही थी। साथ ही साथ आपको बता दें, पुलिस ने अब डिकोड किया है। इनके सभी आरोपी फेस टाइम पर कोड नेम से आईडी बनाकर बात करते थे। अलग अलग नाम थे। बेटे असद और उमेश पाल हत्याकांड में शामिल सभी लोगों ने अलग अलग नाम दे रखे थे। उधर उमेश पाल हत्याकांड में अब एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल माफिया अतीक अहमद ने साबरमती जेल में बंद होने के दौरान अपने भाई अशरफ, बेटे असद और उमेश पाल हत्याकांड में शामिल सभी लोगों को अलग अलग नाम दिए हुए थे। सभी आरोपी फेस टाइम पर कोड नेम से आईडी बनाकर बात करते थे। ये नई जानकारी सामने आई है कि फेस टाइम पर कोड नेम से आईडी बनाकर बात करते थे। इस खबर से ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज से शोएब रिजवी जुड़ चुके हैं। शोएब, जिस प्रकार से देखा जाए, एक बात नहीं निकल कर आ रही है कि सभी आरोपी फेस टाइम पर कोड नेम से आईडी बनाकर बात करते थे। हालांकि पुलिस लगातार दबिश दे रही है, छापेमारी कर रही है, जिससे और कड़ियां खुल सके। और क्या कुछ फ्रेश अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, अभी फिलहाल इस तरह की तमाम चर्चाएं शुरू से ही रही। हालांकि अतीक अहमद और अशरफ जब जिंदा थे और उमेश पाल की हत्या हुई थी, उसके बाद ही तमाम चीजें जांच में इस तरह की उठी थी कि ये लोग जेल के जरिए, जेल से फोन पर बात किया करते थे। हालांकि ये कहा जा रहा था कि फेस ऐप जो है उसके जरिए से बात करते थे, नॉर्मल कॉलिंग नहीं करते थे। इस तरह की बातें शुरू से उठी। हालांकि उसके बाद अतीक अशरफ की भी पुलिस कस्टडी में रिमांड के बाद हत्या हो चुकी है। तो ये सवाल तो पहले दिन से उठ रहा था। अभी इसके बारे में पुख्ता तौर पर सिर्फ जांच एजेंसी को ही पता है कि इसमें कितनी सच्चाई है, उनके कौन से कॉल ट्रैप किए गए थे या किसके जरिए से क्या कुछ संपर्क किया जाता था। ये जरूर
फिलहाल एसटीएफ या जो जांच एजेंसी है उनके पास उसकी जानकारी, लेकिन इस तरह की तमाम चर्चाएं हैं, चाहे वो जेल से जुड़े हुए बातचीत करने की बात हो या जो बिल्डर्स कई हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि आर्थिक तौर पर मदद करने का काम करते थे इस पूरे लोगों की, तो इस तरह की चीजें हैं और इसी वजह से तमाम बिंदुओं पर एसटीएफ और जो जांच टीम है वो जांच कर रही है। नतीजा हालांकि अभी कह सकते हैं कि उस तरह का नहीं आया है। अभी जिस तरह की चीजें सामने आई थी उस पे आगे बढ़ ही रहे थे। उसी बीच में अतीक और अशरफ की मेडिकल के दौरान पुलिस कस्टडी में हत्या होने के बाद कहीं ना कहीं उमेश पाल हत्याकांड पीछे छूटा और उसके बाद फिर अतीक अशरफ की चर्चा जोरों पर होने लगी, इसके एंगल पर काम होने लगा। फिर एक बार मीडिया अब उस घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल अभी तक जो नतीजे निकले हैं उसमें बरेली जेल का जो सीसीटीवी मिला था जिसमें शूटर्स से देखे गए थे, इससे बहुत सी चीजें पुख्ता हुई। हालांकि शूटर्स में भी इनकाउंटर हुआ है, अतीक का जो बेटा है असद उसका इनकाउंटर हो चुका है, गुलाम का इनकाउंटर हो गया, यानी 4 इनकाउंटर अब तक हो चुके हैं, जिसमें 4 शूटर्स जो इस घटना उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े बताए जा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं हालांकि कुछ शूटर्स की अभी भी तलाश है, तो पुलिस की जांच अभी आगे बढ़ रही है। किन किन बिंदुओं पर जांच की जा रही है इसके बारे में बहुत पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन तमाम संभावनाएं हैं जिसपे एसटीएफ और पुलिस काम कर रही है। उसमें से फेसबुक ऐप भी एक संभावित सूचना के आधार पर बात की जा सकती है कि इस पर भी पुलिस काम कर रही है, एसटीएफ की टीम काम कर रही है कि किस तरह से कॉल से बात होती थी, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी कॉल जो है वो ट्रैप करने में थोड़ा दिक्कत होती है, इस तरह की चीजें की। शोएब, जिस प्रकार से देखा जाए मुंडी पासी का भी नाम निकल कर आ रहा है, पुलिस उसके लिए धरपकड़ कर रही है। अभी तक शाइस्ता के बारे में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही थी, उस पर 50,000 का इनाम घोषित था, तो क्या कुछ? बिल्कुल, देखिए मुंडी पासी का अभी जैसे कि आपने मुंडी पासी की बात की है, उसके लिए एक नया खुलासा हो चुका है। उसने मीडिया के सामने आके, इंडिया वाइज के पास भी वो बयान है जो मुंडी पासी ने खुद मीडिया के सामने आकर दिया है, तो और उसकी तरफ से कहा गया कि जिस तरह की चर्चाएं मीडिया में उसके खिलाफ की जा रही है वो एकदम निराधार है, इस तरह की कोई चीज नहीं है। उसने ये जरूर स्वीकार किया है कि जब शाइस्ता परवीन चुनाव प्रचार के लिए निकल रही थी उस दौरान उनकी एक मुलाकात जरूर हुई थी, लेकिन इस पूरी घटना से या शाइस्ता परवीन को भगाने में उसका किसी तरह का हाथ नहीं। और यही वजह है कि आज मुंडी पासी एक जमाने के बाद मीडिया के सामने आई है, उसने अपनी बात रखी और उसकी तरफ से ये साफ किया गया है कि जो चर्चाएं मीडिया में चलाई जा रही हैं उसका इस घटना से या शाइस्ता परवीन को भगाने में किसी तरह का कोई हाथ नहीं है। और इसी वजह से मीडिया की ये बात को एक तरह से उसने निराधार बताया है, क्योंकि मीडिया में इस तरह की चर्चाएं हो रही थी कि मुंडी पासी को पुलिस बेसब्री, उसकी तरफ से ये भी कहा गया कि उसे किसी तरह की पुलिस तलाश नहीं कर रही है और क्योंकि वो हिस्ट्री सीटर है उस इलाके की, तो पुलिस की जानकारी में उसके बारे में है और उसने कहा कि पुलिस जब भी उससे पूछताछ करेगी वो कोऑपरेट करेगी। फिलहाल पुलिस के एंगल पर या उसके इस मामले में शामिल होने पर उसने सारी बातों का खंडन किया, कहा है कि वो निराधार चीजें उसके बारे में चलाई जा रही हैं। जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि निराधार चलाया जा रहा है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ और जानकारी निकल कर आ रही है? पुलिस कहाँ दबिश दे रही है जिससे और कड़ियां खुल सकें? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जांच के नाम पर प्रशासन बहुत जानकारियां नहीं दे रहा है। उसका कहना है कि इससे जांच बाधित हो गया और इसी वजह से सच और झूठ दोनों पूरी तरीके से प्रचारित हो रहा है। उसमें बहुत सी ऐसी चीजें सामने आ जा रही हैं जिसका इससे कोई मतलब नहीं है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें वाकई गंभीरता से काम किया जा रहा है और हो सकता है कि प्रशासन की स्ट्रेटजी हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से बैठे हुए हैं और साथ ही देखा जा रहा है प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से बैठे हुए हैं और देखा जा रहा है कि उत्पीड़न के आरोप मामले में तो रेसलर सड़े हुए हैं। आज नवजोत सिंह सिद्धू 9वां दिन हो चुका है और आज वहां पर पहुंचे हैं समर्थकों के साथ, जिस प्रकार देखा जा रहा है कि 9 दिन हो चुके हैं खिलाड़ी लगातार जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर और ब्रजभूषण के लिए
लगातार उनकी यही मांग है कि इनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जिस प्रकार से आरोप यौन उत्पीड़न के उन खिलाड़ियों ने लगाए हैं, उस पर तमाम तरह की बात निकलकर सामने आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू आज जंतर मंतर पर पहुंचे, खिलाड़ियों से मिले, उनकी बात जाना। लगातार विपक्ष के कई नेता खिलाड़ियों से मिल रहे हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो भी खिलाड़ियों से मिले और उनसे बात की, उनकी पीड़ा को समझा, जाना और कहा कि इन खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने देश के गौरव के लिए बहुत काम किया है। और इस खबर से हमारे संवाददाता नितिन चौधरी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ फ्रेश अपडेट इस पूरे मामले पर देखा जा रहा है? आज नवजोत सिंह सिद्धू 9वां दिन है जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन करते हुए। आज नवजोत सिंह सिद्धू खिलाड़ियों से मिले हैं, क्या कुछ अहम जानकारियां निकल कर आ रही हैं? देखिए सुनील, बिल्कुल खिलाड़ियों का आज 9 दिन से लगातार कंटिन्यू जो है प्रदर्शन चल रहा है। पहलवान जो है अंतर्राष्ट्रीय पहलवान वो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी ब्रजभूषण की, जब तक वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। पहले उसकी FIR की मांग की जा रही थी, उन्होंने कोर्ट के द्वारा FIR कराई गई, दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज कर ली थी, लेकिन उसके बाद अब जो है पूरी तरीके से खिलाड़ी अड़े हुए हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण, उनके खिलाफ जल्दी जल्दी कार्रवाई हो, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन उसकी बात की जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस के नेता हैं, वो आज उनके धरना प्रदर्शन में पहुंचे, सत्याग्रह में शामिल हुए। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उससे पहले फिर प्रियंका गांधी, फिर साथ ही RLD के चीफ जयंत चौधरी, वो खुद धरना प्रदर्शन में पहुंचे, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए पहुंचे। कहा कि जिस तरीके से देश के खिलाड़ी को गौरव की बात है, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है जिनको जो सम्मान देने की बात सरकार करती है, लेकिन आजकल उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा। उनके जो खिलाफ है, उनके खिलाफ जो FIR दर्ज कराई गई है, बाहुबली जो है उसके तरीके से ब्रजभूषण को जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद होते हुए भी उनके खिलाफ अभी तक FIR दर्ज नहीं होती है। लेकिन उसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी बात करती है बड़े बड़े नेताओं की कि आखिरकार हमारी सरकार में ऐसे भ्रष्ट लोगों की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जिस तरीके से जिनमें मुकदमा हो जाता है उनकी सदस्यता तुरंत रद्द कराई जाती है। लेकिन उससे पहले ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 2 FIR भी दर्ज कर ली है, लेकिन अब तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, उसको देखते हुए खिलाड़ी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी ब्रजभूषण शरण की, तो तब तक वो धरना प्रदर्शन वो करते रहेंगे। जी बिल्कुल, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी ब्रजभूषण की, तब तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और किसी नेता के आने की उम्मीद बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि उग्र हो सकता है आंदोलन आगे चलकर। खिलाड़ियों की मांग है कि जल्द से जल्द ब्रजभूषण को अरेस्ट मतलब अपनी पार्टी अपने पद से इस्तीफा दें, जिससे उनके आगे जांच पड़ताल की जा सके। और अहम जानकारियां देखिए बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से आज नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे हैं, कांग्रेस के नेता, उससे पहले सतपाल मलिक भी पहुंचे थे, उनके धरना प्रदर्शन में सम्मान सहयोग देने के लिए। कहा कि जिस तरीके से खिलाड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गौरव की बात यह है कि जहां बेटी बचाओ का नारा जो सरकार देती है, लेकिन आखिरकार वो बेटियां जो रोड पे बैठी हुई हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, आखिरकार 9 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पर। लेकिन किसान जिस तरीके से पहलवान काफी दिनों से परेशान है, उससे पहले जनवरी में भी पहलवानों ने जो है धरना प्रदर्शन किया था, कहा था ब्रजभूषण के खिलाफ जो FIR दर्ज हो, उससे पहले FIR दर्ज नहीं हुई। लेकिन उसके बाद में FIR दर्ज कराने के लिए उनको कोर्ट का रास्ता देखना पड़ा। कोर्ट पहुंचे, कोर्ट के द्वारा जो FIR दर्ज कराई गई, दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज ब्रजभूषण के खिलाफ कर ली गई है। लेकिन उसके बाद ही ब्रजभूषण की जो गिरफ्तारी की जो मांग लगाए बैठे हैं पहलवानों का कहना है, गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी उसकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी कराई जाए और जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि यौन उत्पीड़न का जो मामला सामने आ रहा था, जो आरोप लगाया है ब्रजभूषण के खिलाफ, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कर दिया है कि आखिरकार मेरे खिलाफ जितनी भी जांच है वो जांच कराई जाए और खेलों को नहीं रोका जाए। खेल के लिए आगे मनोबल लोगों का टूटता है और खेल के लिए जिस तरीके से खिलाड़ियों ने रोक लगाई हुई है कि आखिरकार वो खेल में रुके, लेकिन उससे पहले उन्होंने साफ तौर पे यही कर दिया है कि आखिरकार खेलों को नहीं रोकना चाहिए। जो उत्पीड़न का जो मामला लगाया गया है ब्रजभूषण के खिलाफ लगाया जा रहा है, तो उसको देखते हुए वो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से जांच कराई जाए, किसी प्रकार की जांच हो, मैं जांच में सहयोग करने के लिए भी तैयार है। लेकिन जिस तरीके से मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैं अपने पद से इस्तीफा भी दे दूंगा। लेकिन पहलवानों का कहना है कि आखिरकार उन्होंने वो यौन उत्पीड़न का जो मामला सामने आया था, तो उसको देखते हुए जो महिला खिलाड़ी हैं उनको भी डर है। आखिरकार पहले वरिष्ठ वकील नेता जो है कपिल सिब्बल, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उस बेटी को जो है सुरक्षा दी जाए, मुहैया कराई जाए, पुलिस प्रशासन उनकी तरफ जो दिया जाए। क्योंकि उसके पहले जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं वो खुद धरना प्रदर्शन पर कंटिन्यू लोगों से जो है संवाद बनाए हुए। संवाद में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी लड़कियों को, और आखिरकार इस तरीके की जो मदद है वो पूरी तरीके से कहा जा रही है। लेकिन उसने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा था। कहा कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से कहते हैं खेल के जो खिलाड़ी हैं उनने जो देश का नाम रोशन किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां अपने कील कांटे दुरुस्त कर रही हैं। इसके साथ ही दूसरी पार्टियों में सेंधमारी भी की जा रही है। इस मुकाबले में बीजेपी बाजी मारती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी की है और बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सचान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की अगुवाई में के सचान के साथ पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही मोनिका यादव जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी सपा को अलविदा कहते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। इतना ही नहीं, बीते गुरुवार को भी बीजेपी ने सेंधमारी के जरिए कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था। इसमें कांग्रेस के शहर कांग्रेस कमेटी लखनऊ दक्षिण के अध्यक्ष दिलप्रीत सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया था। और इस खबर से हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवम न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिवम, देखा जाए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में तमाम दिग्गज नेता लगातार आते जा रहे निकाय चुनाव को देखते हुए, और उनको उम्मीद है कि बीजेपी से कुछ ऐसा उनको मिलेगा। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से आज देखा गया, बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उसमें सचान शामिल हुए हैं, और क्या कयास लगाए जाएं कि आगे चलकर क्या कुछ और हो सकता है और बीजेपी कितनी स्ट्रांग होगी? देखिए, चुनाव है, निकाय चुनाव, और 4 मई को पहले चरण का निकाय चुनाव सुनील होना है। और इससे पहले लगातार ये सब तस्वीरें देखना कोई कहेंगे कि कोई बड़ी चीज नहीं है, सब आम बातें हैं। जब किसी भी सूबे में या देश में आम चुनाव कहें, विधानसभा का चुनाव कहें, निकाय का चुनाव कहें या ग्राम पंचायत का चुनाव कहें, इस तरह के चुनाव होते हैं तो नेताओं के पार्टी फेरबदल का सिलसिला होता है। और इसी क्रम में आज इस तरह का हुआ जब बसपा से बड़े बड़े दिग्गज नेता छोड़ के बसपा का दामन, भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा। वहीं बीजेपी की नजर बसपा और सपा के उन तमाम बागियों पर है जो टिकट न मिलने से नाराज हैं। और बीजेपी की पूरी कोशिश सुनील यही है कि तमाम जो बागी हैं वो जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, जिससे बीजेपी और आने वाले चुनावों में अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाए। देखिए, इसका गणित समझिए सुनील, जब भी कोई बड़ा नेता किसी पार्टी का दामन थामता है तो उसके साथ साथ कई छोटे मोटे कार्यकर्ता भी आते हैं। कार्यकर्ता आते हैं तो आसपास के जो उनके जो वोटर हैं, जो दायरा है उनका, जो टेरिटरी है, वो तमाम मतदाता भी कहीं ना कहीं उस पार्टी के खेमे में आते हैं और उस पार्टी को वोट करते हैं। ये गणित होता है। इसलिए निकाय चुनाव से पहले इस तरह से बसपा से बीजेपी का दामन थामना नेताओं का वाकई में एक बड़ा फेरबदल इसे कहेंगे, क्योंकि इसका फायदा सीधा सीधा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आए। क्योंकि हमने देखा बीजेपी ने मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी नजर इस वक्त जमाई हुई है जी। ज्यादातर टिकटें मुस्लिम वोटरों को दिए हैं। मेयर प्रत्याशी की बात करें या फिर नगरीय निकायों की बात करें, पार्षद की बात करें, नगर पार्षद अध्यक्ष की बात करें, ज्यादातर टिकटें मुसलमानों को दिए गए और ये मुस्लिम वोट बैंक रहा है समाजवादी पार्टी का। तो वहीं दलितों को लेकर भी बीजेपी दलितों को रिझाने की कोशिश कर रही है। और इस जब पूरे मामले पर जब ब्रजेश पाठक का बयान भी सामने आया, पूर्व डिप्टी सीएम है, फिलहाल मौजूदा डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनका कहना है कि पार्टी के कामों को नेता पसंद कर रहे हैं, स्थानीय नेता अलग अलग जगहों के, और तभी वो अपनी पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शरीक हो रहे हैं। इसका फायदा निकाय चुनाव में तो मिलेगा ही मिलेगा सुनील, लेकिन इसका फायदा दूरदर्शी भी है। दूरदर्शी क्या है? अगले साल विधानसभा लोकसभा का चुनाव देश में होना है, सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है। कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और उत्तर प्रदेश से ही गुजरना होगा तो ज्यादा सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में चाहिए। तो एक उसकी भी कवायद मानी जा रही है सुनील। ये क्या माना? और दूसरा ये भी देखा जाए शिवम की जिस प्रकार से देखा जाए विपक्ष कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो नेताओं को ये लगता है कि इस पार्टी में आगे चलकर उम्मीद नहीं है, तो ये वजह भी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी में जाने की।
नहीं, ये वजह तो नहीं हो सकती क्योंकि विपक्ष कमजोर तो नहीं है, अच्छी खासी सीटें हैं समाजवादी पार्टी के पास। और इसके साथ साथ देखिए, जब लोग इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहे हैं तो कुछ लोग उस पार्टी से इस पार्टी में भी आते हैं। जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, हमने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य समेत तमाम दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में शरीक हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी में लोग जा रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में एक आध घंटे में, शाम तक, अगले दिन, परसों इस तरह की तस्वीरें भी सामने आए कि सत्ताधारी दल से भी लोग उसका सदस्यता से इनकार करके दामन छोड़कर अलग अलग पार्टियों में, स्थानीय पार्टियों में सदस्यता लेते हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। लेकिन ये एक बड़ा संदेश है। संदेश बड़ा इसलिए क्योंकि देखिए, मुसलमानों पर फोकस इस बार है बीजेपी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्रीय बहुत बहुत शुक्रिया शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 58% आरक्षण पर लगी रोक को हटा दिया है। इसके साथ ही इसी आरक्षण के आधार पर भर्ती और प्रमोशन के निर्देश भी दिए हैं। अब प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती, प्रमोशन और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए 58% आरक्षण को खारिज कर दिया था। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में 58% आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी की थी। इसमें प्रदेश की आबादी के हिसाब से सरकार ने आरक्षण का रोस्टर जारी किया था। इसके तहत अनुसूचित जनजाति को 20 की जगह 32%, अनुसूचित जाति को 16 की जगह 12% और ओबीसी को 14% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इससे आरक्षण का दायरा संविधान द्वारा निर्धारित 50% से ज्यादा हो गया। तो बिल्कुल आरक्षण के आधार पर भर्ती पर जो इससे आरक्षण का दायरा संविधान द्वारा निर्धारित 50% से ज्यादा हो गया है। मनोज शुक्ला हमारे साथ संवाददाता हमारे लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस प्रकार से देखा जाए निर्धारित 50% से ज्यादा हो गया है, आरक्षण पर सुप्रीम राहत मिली है और क्या देखा जा रहा है, किस प्रकार से खुशी है लोगों में? जी, स्वाभाविक सी बात है। छत्तीसगढ़ में 2 साल से सारी भर्तियां रुकी थी, जिससे नवयुवक काफी परेशान थे। एडमिशन नहीं हो पा रहा था बच्चों का, जिसे लेकर आज लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत दी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर सराहना की है सुप्रीम कोर्ट सरकार की। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब जो है, अब विज्ञापन, सरकारी वैकेंसियों के लिए विज्ञापन देखने को मिलेगा। और काफी छत्तीसगढ़ में काफी परेशानी लोग झेल रहे थे इस आरक्षण के मुद्दों को लेकर, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है छत्तीसगढ़ सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अनुमान जताया कि इस साल हो रही 4 धाम यात्रा में सभी रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे और 60 से 70 लाख श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा करेंगे। इधर विपक्ष धामी सरकार पर 4 धाम यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं में खामियों का आरोप मढ़ रहा है। तो उधर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर में कई स्थानों पर दान के लिए QR कोड के बोर्ड लगाने के मामले में पुलिस को तहरीर दी है। मंदिर समिति का कहना है कि मंदिरों में दान के लिए QR कोड के बोर्ड BKTC की तरफ से नहीं लगाए गए हैं। उधर मौसम विभाग ने 4 धाम यात्रा को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग की माने तो मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, जबकि पहाड़ों में बर्फबारी जारी है और ऐसे में पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। जो लोग यात्रा पर जा रहे हैं सावधानी बरतें, अगर संभव हो तो फिलहाल यात्रा स्थगित कर दें। इस खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैतुरा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभय, किस प्रकार का माहौल देखा जा रहा है? कहा गया है कि मौसम को लेकर सावधानियां बरतें 4 धाम यात्रा को लेकर, और ये भी बताया जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा 4 धाम यात्रा को लेकर। भारी तादाद में देश विदेश से लोग 4 धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं।
जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि इस चारधाम यात्रा को लेकर पूरे उत्तराखंड में एक उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उन श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये यात्रा अपने चरम पर होगी। और जिस प्रकार से श्रद्धालु अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा रहे हैं इस यात्रा के लिए, तो उससे उम्मीद यही है कि इस बार इस यात्रा में पिछले जो रिकॉर्ड थे यात्रा के वो सभी टूटते हुए नजर आएंगे। पिछले साल ये कह सकते हैं कि लगभग 46 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने चार धाम में अपने दर्शन यहाँ पे किए थे, और इस बार अभी तक ये कह सकते हैं कि 19 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु चारों धामों के लिए अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा चुके हैं। और ये अभी शुरुआती चरण इसे कहा जा सकता है, क्योंकि यात्रा को ये शुरू हुए जो विधिवत रूप से जो चार धाम की यात्रा शुरू हुई थी वो 22 अप्रैल से शुरू हुई थी, और इन 8 दिनों में अभी तक ये समझा जा सकता है कि अगर लगभग 20 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया, तो फिर आने वाले दिनों में संख्या 50 से 60 लाख के पार यहाँ पर होती हुई दिखेगी। क्योंकि जब उत्तराखंड की चारधाम यात्रा अपने चरम पर होती है, और अभी ये कह सकते हैं कि शुरुआती चरण में ही इसको देखने को मिल रहा है। जैसे ही यात्रा मई जून के में यहाँ पर पहुंचेगी, जून के आखिरी सप्ताह में यात्रा जाएगी, तो फिर उस समय जो यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या होगी उसमें और भारी बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। और राज्य सरकार लगातार दावा कर चुकी है कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड की आर्थिकी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर होती है। और ऐसे में सरकार हर यात्री के लिए यहाँ पर सुविधाएं देना चाहती है। पूर्व में जो ये समझा जा सकता था कि विगत वर्षों में जो धामों में दर्शन करने की जो सीमित संख्या होती थी उसे इस बार समाप्त करने का काम धामी सरकार की तरफ से किया गया। यानी जो श्रद्धालु धामों में पहुंचेगा उस श्रद्धालु को दर्शन यहाँ पर करने दिए जाएंगे, उसको पूरा मौका यहाँ पर मिलेगा। तो ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा उत्तराखंड के लिए भी महत्वपूर्ण है, और उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग के लिए भी ये कह सकते हैं कि एक संजीवनी का काम यहाँ पर करेगी। जी अबे कई जगह पर देखा गया दान के लिए QR कोड लगाए गए हैं और पुलिस को तहरीर दी गई है। मंदिर समिति का कहना है कि मंदिरों में दान के लिए QR कोड के बोर्ड BKTC की तरफ से नहीं लगाए गए हैं। तो क्या कुछ इस पर निकल कर आ रहा है? किसने QR कोड लगाए हैं? जांच पड़ताल चल रही है क्या? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में इस QR कोड की बात यहाँ पर सामने आई थी, और उसके ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर कई फोटो भी यहाँ पर वायरल हुए थे। और खुद बद्री केदार मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि मंदिर समिति की तरफ से कोई भी ऐसा QR कोड का पोस्टर या बैनर धामों में लगाने का काम नहीं किया गया था, और ना ही मंदिर समिति QR कोड के माध्यम से कोई दान यहाँ पर लेती है। ऐसे में पुलिस को एक तहरीर यहाँ पर दी गई है। पुलिस की तरफ से एक मुकदमा भी रुद्रप्रयाग थाने में यहाँ पर दर्ज कर लिया गया है। पुलिस उसकी जांच यहाँ पर कर रही है। सीधे तौर पर अभी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोड को लगाने का काम यहाँ पर। और फिलहाल 5 शहर 5 खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।